हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के लिए। ये ऐसा अनुच्छेद है जो केंद्र और राज्य के मध्य एक समन्वय स्थापित करने वाला एक माध्यम है। इसे हम केंद्र राज्य के बीच एक कड़ी के भी रूप में देखते हैं और साथ ही साथ जितने भी केंद्र राज्य संबंधों पे हमारे आयोग आज तक बने हैं, सभी आयोगों ने इस पद के लिए सुधार की आवश्यकता पर बल जरूर दिया। अक्सर आप लोग हालांकि थंबनेल देख कर आते हैं, लेकिन अगर बिना थंबनेल के आप आ गए तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आखिर बात किसकी हो रही है। ये वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके माध्यम से कई बार कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में राज्य सरकारों पर नियंत्रण भी स्थापित कर लेता है और कई बार जब सत्ता एक ही राजनीतिक दल का केंद्र और राज्यों में हो तो ये पूरी एकीकृत व्यवस्था जैसी स्थापना करने में सहायता प्रदान करता है। और अगर दूसरे दल की राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार दूसरे दल की, तो केंद्र के नियंत्रण के रूप में, केंद्र के नियंत्रक के रूप में भी राज्य सरकारों के अस्थिर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसे केंद्र का अभिकर्ता भी माना जाता है और ये पद है राज्यपाल का। और इसके लिए अनुच्छेद जिम्मेदार है भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद जिम्मेदार है। और भाग 6 के अंतर्गत जो अनुच्छेद है वो है 153 153। तो आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 153 की, जिसके अंतर्गत राज्यपाल का पद है। इस अनुच्छेद के बारे में महत्वपूर्ण चीजें आज समझते हैं। देखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 153 क्या प्रावधान है राज्यपाल के बारे में। अगर हम प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 153 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इस बात को समझना है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 153 में किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल के संबंध में, तो हमें कई बार ये भी देखने को मिलता है कि क्या आज भी स्थिति यही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीचे वाली लाइन आपको देखनी पड़ेगी, 7वां संविधान संशोधन 1956। ये वो संविधान संशोधन है जब हम लोगों ने राज्यों का पुनर्गठन किया। और जब राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है तो उस समय जब हम लोगों ने राज्य बनाए और भाग 7 जिसमें ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग के राज्य थे, जब उनकी समाप्ति हो गई तो ऐसी दशा में राज्यपाल के संबंध में भी संशोधन किया गया और कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पा सकता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। साथ ही साथ और भी चीजें खुल गई कि एक राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में भी एक ही टाइम पे काम कर सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 153 ने पूरे देश के लिए राज्यपालों की स्थिति को स्पष्ट किया। और आज हम देखते भी हैं कि कई बार एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल अगर एक ही व्यक्ति होगा तो ऐसे राज्यपाल की जब नियुक्ति कर दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होगा वो शपथ कहाँ ग्रहण करता है। तो ध्यान रखिए, राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वो जिसको नियुक्त करे उसके द्वारा किया जाता है। अब अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल होगा तो वो पद ग्रहण दोनों राज्यों में करेगा। अर्थात दोनों राज्यों के अगर अपने अपने उच्च न्यायालय हैं तो दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय अलग अलग उनको पद ग्रहण कराते हैं, अलग अलग उन्हें शपथ जो है वो दिलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हम राज्यपालों की बात पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि सर राज्यपाल के संबंध में बाकी व्यवस्था को भी समझ लिया जाए। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल की मोटी मोटी शक्तियां क्या हैं, इस बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। तो बिल्कुल आपका मानना बिल्कुल सही है कि अगर हमने 153 देखा तो 153 से एक स्थिति स्पष्ट हो गई कि राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है। और राज्यपाल से संबंधित प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार तो यह अनुच्छेद पूछा गया। और चूंकि हमारे यहाँ
दो सरकारें बनाई गई हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और राज्य सरकारों का नाम मात्र का मुखिया, औपचारिक मुखिया राज्यपाल होता है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण पद के अनुच्छेद को हम मिस नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात कि जब भी राष्ट्रपति की बात आती है तो उसकी तुलना राज्यपाल से करते हैं, और कई बार राष्ट्रपति राज्यपाल की तुलना में, राज्यपाल शक्तियों के मामले में, शक्तियों के उपभोग के मामले में, स्वविवेकी शक्तियों के मामले में कई बार राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसलिए हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं, अगर नियुक्ति की संबंधी बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद बदल जाता है और अनुच्छेद 155 आता है, और 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि क्या हमारा जो राज्यपाल है वो अपॉइंटेड है, नियुक्ति है, उसके संबंध में चुनाव क्यों नहीं रखा गया? इसका मतलब है कि हमारा जो राज्यपाल है उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, और प्रयास किया जाए कि इस पद को गैर राजनीतिक रखा जाए, क्योंकि इस पद पे जो भी व्यक्ति जाएगा वो संवैधानिक मुखिया होता है राज्य सरकारों का। इसलिए यहाँ अपेक्षा की गई कि वो चुनाव में ना पड़े, और यही कारण था कि इसकी नियुक्ति की बात की गई, लेकिन इसके इलेक्शन की बात नहीं की गई। इवन राष्ट्रपति जैसा अप्रत्यक्ष इलेक्शन की भी बात नहीं की गई, राष्ट्रपति जैसा इनडायरेक्ट इलेक्शन की भी बात नहीं की गई। तो कई बार सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिकी व्यवस्था की, जो कि संघ है, तो अमेरिकी व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका में जो गवर्नर होता है, राज्यपाल, वो चुनकर आता है, इलेक्ट होके आता है। लेकिन हमने ये व्यवस्था अमेरिकी जैसी नहीं ली, हमने कनाडा से ये व्यवस्था ली है। गवर्नर के पद को हमने कनाडा से लिया है, और अब अगर हम गवर्नर के पद की बात करें तो इस पे इलेक्शन नहीं डाला गया। तो कई बार आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर इलेक्शन क्यों नहीं कराते, क्यों हम लोगों ने राज्यपाल के पद के लिए चुनाव की व्यवस्था नहीं की है, क्यों हम राज्यपाल के संबंध में इलेक्शन की बात नहीं करते? तो देखिए, राज्यपाल के संबंध में इलेक्शन की बात इसलिए नहीं करते, राज्यपाल के संबंध में निर्वाचन की बात इसलिए नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चुनाव में अतिरिक्त वित्तीय भार पड़े। क्योंकि राज्यपाल का जो पद है, जो राज्यपाल का पद है, वो नाम मात्र का मुखिया है, नाम मात्र का मुखिया है, औपचारिक मुखिया है। और ऐसी स्थिति में नाम मात्र के मुखिया के लिए, औपचारिक मुखिया के लिए अलग से कोई वित्तीय भार लेने के लिए ना तो राज्य तैयार है, ना तो केंद्र तैयार है। क्योंकि केंद्र का भी करता होता है, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र भी ले सकता है अगर निर्वाचन की बारी आई तो। लेकिन केंद्र क्यों ले? क्योंकि काम तो ये राज्य के लिए कर रहा है। राज्य अलग से क्यों ले? क्योंकि इसमें हस्तक्षेप तो केंद्र का है। तो ऐसी स्थिति में अलग से वित्तीय भार बढ़ जाने का एक जो संभावना है, उस संभावना के आधार पर भी इसका निर्वाचन नहीं कराने की बात है। दूसरा, अगर ये इलेक्ट हो जाए और मुख्यमंत्री को ये नॉमिनेट करता है, मुख्यमंत्री को ये अपॉइंट करता है, मुख्यमंत्री को ये नियुक्ति देता है, अगर ये खुद इलेक्टेड हो और मुख्यमंत्री को नियुक्ति दे, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा अपने को मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर, मुख्यमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय मानेगा। और ऐसी स्थिति में अक्सर मुख्यमंत्री से मतभेद की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ये नाम मात्र का मुखिया है, लेकिन इलेक्ट होके आया तो अपने को वास्तविक समझेगा, और साथ ही साथ जो वास्तविक है वो तो वास्तविक है ही है। इसलिए दोनों को आपस में टकराव होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए भी ऐसा होता है। असंगतता, हमारा मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं निर्वाचित होके आ रहा है, भले ही वो विधायक के रूप में निर्वाचित है, विधायक के रूप में निर्वाचित है, लेकिन उसका निर्वाचन जनता के द्वारा हुआ है, और राज्यपाल को हमने अपॉइंट किया है। तो ऐसी स्थिति में तो दिखता है कि ठीक है,
लेकिन दोनों अगर इलेक्ट होके आ गए तो असंगतता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि दोनों का स्वरूप वास्तविक हो जाएगा। जबकि हमने ये संविधान निर्माताओं ने ये तय किया कि एक नाम मात्र के रूप में काम करेगा, एक वास्तविक के, एक नॉमिनल हेड होगा, एक रियल हेड होगा। इलेक्शन कर दिया तो दोनों ही अपने को रियल हेड समझेंगे, और ऐसे में राज्य की व्यवस्थाएं संचालित करने के लिए दो शक्तियों का हब बन जाएगा, और दोनों अगर आदेशित करती हैं तो ऐसे में ठीक नहीं होगा। इसलिए पता होना चाहिए कि किसकी क्या स्थिति है। साथ ही साथ इसलिए भी चुनाव नहीं कराया जाता क्योंकि संघ का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अगर राज्यपाल अपने इलेक्शन से चुनकर आए, अपनी मेहनत से चुनकर आए, चुनाव लड़कर आए, तो वो केंद्र की क्यों सुनेगा? वो केंद्र के पक्ष में कोई निर्णय क्यों लेगा? बल्कि वो अपने मुख्यमंत्री से, राज्य से बना के राज्य में अच्छी व्यवस्था चलाने का प्रयास करेगा। तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम राज्यपाल का निर्वाचन करा दें, अगर हम राज्यपाल का चुनाव करा दें, तो राज्यपाल के चुनाव हो जाने से राज्यपाल के ऊपर जो केंद्र का नियंत्रण है वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात चूंकि हम संघात्मक हैं, लेकिन हम यूनियन वाले संघ हैं, यूनियन वाले संघ है, फेडरल वाले संघ तो है नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति सामान्य काल में संघात्मक रहती, आपातकाल में तो एकात्मक हो जाती है। ऐसी दशा में अगर आपातकाल में भी हम संघात्मक रहे तो शायद चीजों को प्रबंधित करना कठिन हो जाएगा, अलगाववाद की भावना आदि चीजें हावी हो जाएंगी। इसलिए भी ये तय था कि संघ का नियंत्रण बना रहे, और संघ का नियंत्रण तभी तक बना रहेगा जब संघ के द्वारा ये नियुक्ति पाए, जब संघ के प्रसाद पर्यंत रहे, विथ प्लेजर रहे, तभी ये केंद्र के अभिकर्ता के रूप में उपयोगी होगा, अन्यथा संघ का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे, विशेषकर वित्तीय भार, विशेषकर मुख्यमंत्री से टकराव और संघ का नियंत्रण का खत्म हो जाना। ये तीन ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके कारण हम राज्यपाल का निर्वाचन नहीं कराते, बल्कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दे दी जाती है। ये राज्यपाल के बारे में मुख्यतः था। चुनाव से संबंधित बातें अगर हम देखें तो ये राज्यपाल के बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 31 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया, कॉपरेशन नहीं मिल पाया और आप चूक गए हैं, तो प्रयास करिए कि आप रीच आउट करें हम लोगों को कि सर 31 अगस्त को हमने ट्राई किया और एडमिशन नहीं मिल पाया। अगर ये प्रूफ होता है कि आपने ट्राई किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको छूट मिलेगी, और इसी फीस पे 27,999 की फीस पे आप एडमिशन पा लेंगे, भले ही आज 1 तारीख में आप अपनी क्लास देख रहे हैं। P2I बैच है 2024 अगर आपका टारगेटेड है, तो मुझे लगता है कि अब देर हो रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ, बहुत ज़्यादा समय देकर आपको पढ़ना पड़ेगा अगर इस बैच से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो। इवनिंग बैच है, इसलिए और भी सुविधा है। आप जॉब में हैं या जॉब में नहीं हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये टाइम वो है जिस टाइम का आप सदुपयोग अपने पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। 6 से 9 क्लासेज होंगी। जब भी आप एडमिशन लेने का प्रयास करें, वो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम में ले रहे हों या हिंदी मीडियम में ले रहे हों, आपको एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। एपी लाइव कोड का प्रयोग करके आप ये एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये मौका न गंवाएं। अगर किसी कारण एडमिशन 31 को आपका नहीं हुआ, तो आप 1 तारीख में ये एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। अमरेंद्र पांडे नोट्स ये टेलीग्राम चैनल है, और amrendra.pandey@studiiq.com मेल आईडी पे आप जुड़ सकते हैं। अब लगे हाथ राज्यपाल से संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको भी हम लोग लगे हाथ देख लें। जैसे जैसे राज्यपाल के लिए योग्यता क्या चाहिए होती है, तो अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल के लिए कोई विशिष्ट योग्यता की बात नहीं है, केवल 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भारत का नागरिक हो, और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बस ये 2 बातें अगर राज्यपाल के पास है, ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 2 बातों के अतिरिक्त बहुत सारे सुझाव हैं
आयोगों के बहुत सारे सुझाव हैं जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ तो परंपरा के रूप में विकसित हो गया है, जैसे जैसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल न बनाया जाए जो उसी राज्य का निवासी है। उसी राज्य के निवासी को उसी राज्य के निवासी को उस राज्य में उस राज्य में उस राज्य का राज्यपाल न बनाया जाए। राज्यपाल नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। ये कोई योग्यता नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये कोई योग्यता नहीं है, अर्हता नहीं है। बल्कि ये जो बात कही गई है, ये सरकारी आयोग का सुझाव था और इस सुझाव को अब हम उपयोग में लाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिपाटी हो गई है। ये एक परिपाटी हो गई है राज्यपाल के नियुक्ति में कि उसी राज्य के राज्यपाल को हम जो है वो नहीं बनाते। एक और बात है जो परिपाटी के रूप में उपयोग होता है अब। सरकारी आयोग ने कहा था कि किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए बनाया जाए किंतु ध्यान रखा जाए कि वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुका हो संन्यास ले चुका हो। इसको भी ध्यान रखना है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि का हो। और आप एक बार नजर उठा के देख लें, वर्तमान में तत्काल में भी जितने भी आपको राज्यपाल मिलेंगे, सारे राज्यपाल आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड के मिलेंगे। वो किसी न किसी समय राजनेता रहे हैं और अब चूंकि उनकी उम्र बढ़ गई है, अब वो सक्रिय राजनीति एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी जाए, सरकारी आयोग की अपेक्षा थी। इस अपेक्षा पे भी काम होता है। ये अपेक्षा भी लगातार अब मानी जा रही है और इस पे भी हम देख रहे हैं कि अमल किया जा रहा है। तो परिपाटी के रूप में ये भी राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिपाटी बनती जा रही है और हम देखते हैं कि अक्सर राजनीतिक बैकग्राउंड वाला जो व्यक्ति है उसे ही राज्यपाल बनाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आयोगों ने सुझाया है राज्यपाल के बारे में, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। कुछ समय ये परिपाटी चलाई भी गई मुख्यमंत्री से परामर्श करने की बात, लेकिन कंटिन्यू नहीं है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही राजनीतिक दल होते हैं, इस परिपाटी का उपयोग किया जाता है कि मुख्यमंत्री से पूछ लें। लेकिन जब अलग राजनीतिक दल की सरकार राज्यों में होती है और केंद्र में अलग राजनीतिक दल का सरकार, तब संभवतः राज्य के मुख्यमंत्री से पूछना नहीं बनता है या नहीं पूछते हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के टाइम पे आप देख सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको आप देख सकते हैं। ये भी सरकारी आयोग ने कहा कि किसी भी राज्यपाल को एक कार्यकाल से अधिक एक राज्य में न रखा जाए। एक राज्य में एक कार्यकाल से अधिक उसे नियुक्ति न दिया जाए, क्योंकि राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी एक राज्य में एक कार्यकाल से अधिक उन्हें राज्यपाल न बनाया जाए, ऐसी भी बातें हैं। खैर ये सब अलग बात है। योग्यता बस इतनी सी है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्ह है। साथ ही साथ वो किसी विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये दो बातें देखनी। एक और चीज है जो राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं। राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, लेकिन वेतन भत्ते की बात होगी तो वेतन भत्ता जो है वो दोनों राज्यों के द्वारा साझा करके दिया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि 2 सैलरी मिलेगी, सैलरी वही होगी जो राज्यपाल की होती है, लेकिन सैलरी को दोनों राज्य साझा करके देंगे और इनके वेतन भत्तों को इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। इनका जो वेतन भत्ता है वो ध्यान रखना है, वो राज्य की संचित निधि पे भारित होता है।
राज्य की संचित निधि पे भारित होता है। कहाँ भारित होता है? राज्य की संचित निधि पे भारित होता है। राज्य की संचित निधि पे भारित होता है। राज्य की संचित निधि पे भारित होता है किसका? राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल के संबंध में पेंशन संबंधी कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। राज्यपालों के पेंशन संबंधी प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है राज्यपाल के बारे में। इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल के शपथ प्रतिज्ञान की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 159 में, जिसमें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। कभी कभी गलती हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति देता है तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता होगा। नहीं, नियुक्ति राष्ट्रपति देता है, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो उपस्थित नहीं है तो संबंधित उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाने का काम करता है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से राज्यपाल की अगर पदावधि की बात कर लें तो पदावधि की बात वहीं खत्म हो जाती है जहां पे मामला जो है वो प्रसाद पर्यंत होता है। तो जब भी पदावधि की बात होती है तो एक बात यहाँ पे बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति का पद कैसा होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। सामान्यतः राज्यपाल को राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपॉइंट करता है, नियुक्ति देता है। एक बात समझ में आना चाहिए कि राज्यपाल की पदावधि यद्यपि प्रसाद पर्यंत है, लेकिन इसके कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए रूप में देखते हैं। 5 वर्ष के लिए ये नियुक्त किया जाता है। इनकी पुनर्नियुक्ति की बात करें तो ये कितनी बार भी पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। जब तक ये काम करना चाहें तब तक ये पुनर्नियुक्ति पा सकते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये चाहें तो अपने कार्यकाल से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ देखो, कार्यकाल है तभी लिखा है कि जब तक उनके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेते, यहां तक कि 5 वर्ष के बाद भी राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। तो जब तक नया राज्यपाल नहीं नियुक्त कर दिया जाता तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। इनके हटाने की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं है। हटाने की प्रक्रिया संविधान में कोई क्यों नहीं है? क्योंकि इनका पद प्रसाद पर्यंत है। तो जिसका भी पद प्रसाद पर्यंत होगा, जो भी प्रसाद पर्यंत वाले पद का होगा, जो भी विथ प्लेजर वाले पद का होगा, ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी राज्यपाल के संबंध में जो आपने देख लिया। ठीक है, राज्यपाल के संबंध में जो आपने देख लिया। तो ये था हम लोगों के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में अनुच्छेद 153 की बात, जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से राज्यपाल हमारा महत्वपूर्ण होता है और राज्यपाल से संबंधित जितनी भी बातें थी, राज्यपाल से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं थी, उन्हें हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप एडमिशन के लिए एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अनुच्छेद के लिए फिर अगले क्लास को देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।